Hello everyone, welcome to MBA Karo. This is part 8 of our SNAP most expected questions in which we are covering 300 questions and I hope you are already enjoying this series. So in today's class we are going to solve questions on quant. Okay, so we will be solving 25 questions on quant, the kind of questions that you can expect in SNAP and it will give you the taste the kind of questions that SNAP asks मतलब जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जब आप पेपर दे रहे होगे तो आप देखोगे हाँ इस तरह के क्वेश्चंस देखे थे इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहा था तो जैसे हर एग्जाम का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉर एग्जांपल कैट में आप कहते हो कि अरिथमेटिक अलजेब्रा मेजॉरिटी में आती है ठीक है ऐसे ही स्नैप में क्या होता है हर टॉपिक थोड़ा थोड़ा आता है बट अरिथमेटिक डोमिनेट करती है सो अराउंड यू कैन से 35 to 40% अरिथमेटिक होती है बाकी इक्वली आते हैं जैसे नंबर्स के भी क्वेश्चंस आएंगे मॉडर्न मैथ पे भी क्वेश्चन आते हैं राइट सो ये आपको जो वीडियो सीरीज है आपको इस तरह से हेल्प करेगी किस तरह के क्वेश्चंस आपके स्नैप में आते हैं बाकी अगर आपने जैसे अगर आपको मॉक्स देने तो हमारे मॉक्स दे सकते हो तो उससे आपको और आइडिया आ जाएगा स्नैप एक्चुअली किस तरह का होता है क्या डिफरेंस रहता है कैट से लेवल ऑफ क्वेश्चंस में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में क्योंकि पैटर्न काफी अलग होता है ओके सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डू फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो अस ऑन आवर कम्युनिटी हियर वी शेयर डेली टारगेट्स ये तो जो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें हम डेली टारगेट देते हैं स्नैप के हम 20 क्वेश्चंस पर डे दे रहे हैं ये तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी so please do join this community and share it with your friends also. And if you are looking for mock test for Snap, we have a pack of 20 mock tests which are at par with the Snap level and covering the varieties of questions that have been asked in the past 4 years. Okay, so let's start with the first question. It says A alone can do a piece of work in 6 days, B can do it in 8 days, A and B undertook it for rupees 5760, and with the help of C, they completed in 3 days. Okay, how much is to be paid to C? तो टिपिकल वर्क वेज वाला क्वेश्चन है काफी सिंपल होता है ऐसे में आपको क्या करना है सबसे पहले हमें क्या करना है कि लाइक A और B 6 और 8 डेज दिया है तो वर्क को इसका एलसीएम ले लेते हैं वर्क इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 6 and 8 दैट इज इक्वल टू 24 यूनिट्स ठीक है तो अब क्या करेंगे ए और बी की एफिशिएंसी निकाल देंगे ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 डेज में कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी सिमिलरली बी 8 डेज में कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी ठीक है अब क्या हो रहा है ए बी और सी मिलके इसे 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है ये टोटल 24 यूनिट्स है तो 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो मतलब एक दिन में 8 यूनिट्स कंप्लीट होंगे ये 8 यूनिट्स कंप्लीट हो रहा है दैट मीन्स सी 1 यूनिट का काम कर रहा है ए इज डूइंग 4 यूनिट्स बी 3 यूनिट्स सी इज डूइंग 1 यूनिट so सी इज डूइंग 1/8 ऑफ द वर्क so he should be paid 1/8 of the amount right so 8756 and then you have 2 that is 720 will be the answer ठीक है काफी सिंपल क्वेश्चन था कुछ क्वेश्चंस इस लेवल के भी होते हैं जो आप डायरेक्ट कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस चैलेंजिंग होते हैं तो सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते वरना आप 20 वैसे लाइक जो अच्छा स्कोर करते हैं 99 प्लस परसेंटाइल वो 15 अराउंड क्वेश्चंस कर लेते हैं 20 में से तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है कुछ क्वेश्चंस लेंथी होते हैं आपको उन्हें छोड़ना है कुछ क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ओके now the question says the sum of first 8 terms of an arithmetic progression is equal to the sum of first 18 terms then the sum of first 26 terms is ठीक है स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको आता है वो डायरेक्ट कर सकता है वो जीरो बोल देगा सीधे जिसको नहीं आता उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से किया जाता है ठीक है तो अगर फर्स्ट 8 टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स के बराबर है तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d ठीक है तो ये होता है ठीक है अगर ये हमारा सम होता है अगर हम 7 टर्म्स फर्स्ट 8 टर्म्स की बात करें तो ये हो जाएगा 8/2 2a प्लस 7d and it is equal to the sum of first 18 terms so that will be equal to 18/2 s8 and s18 are equal right so 18/2 2a plus 17d तो हम इसे ऐसे रिड्यूस कर लेते हैं ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 9 ठीक है तो इसे 4 से कर लो 8a प्लस 28d इक्वल्स 18a प्लस 153d यहाँ पे आपका आ जाएगा 10a इज इक्वल टू 125
-125 होगा। अगर हम इसे यहाँ ले जाएंगे और इसे ले आएंगे तो -125D। तो यानी कि A इज इक्वल टू -12.5D। ये हमारा एक रिलेशन आ गया A और D के बीच में। ठीक है, हमें पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 26 टर्म्स। तो S26 इज 26/2 2A प्लस 25। तो ये आ जाएगा आपका 13 टाइम्स ऑफ 2A प्लस 25D। नाउ A इज -12.5D, तो 2A कितना हो जाएगा -25D प्लस 25D। तो ये आपका अंदर तो जीरो बन गया, ये आपका जीरो हो गया। सो सम आ जाएगा आपका जीरो। तो ये हमने कैसे किया, ये हमने किया कि प्रॉपरली सॉल्व करके किया। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी याद रखना, अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और x टर्म्स is equal to sum of y terms, right, where x and y both odd। ठीक है, ये भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको ट्राई करोगे, अगर मैं यहाँ पे 7 और 18 कर दूं और 25 करूं तो आंसर जीरो नहीं होगा। ठीक है, बोथ ऑड और बोथ इवन, ये प्रॉपर्टी याद रख लो, सम ऑफ x प्लस वाई टर्म्स विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर सम ऑफ x टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ y टर्म्स होता है वेयर x एंड y आर बोथ ऑड और बोथ इवन, इन दैट केस सम ऑफ x प्लस वाई टर्म्स इज जीरो। सो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता चल गया, ये क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे जीरो कर दोगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजों के स्टैंडर्ड रिजल्ट पता हो तो बहुत अच्छी बात होती है। तो अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता चल जाएगा। अगर फ्यूचर में किसी भी एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन एनकाउंटर करना पड़े तो आप उसे डायरेक्ट मार्क कर सकते हो। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन अ मिलियन कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 7 एंड 8। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन अ मिलियन, मिलियन कितना होता है, मिलियन होता है 10 लाख। 1 2 3 4 5, मतलब इसके बाद 6 जीरोस लगते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें अप टू 0 से 1 मिलियन के बीच में चाहिए। तो मतलब हमें 1 डिजिट नंबर चलेगा, 2 डिजिट नंबर चलेगा, 3 डिजिट नंबर चलेगा, 4 डिजिट चलेगा। और ये कितने डिजिट्स है, ये 1 मिलियन में होता है 7 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स होता है। तो हमें 6 डिजिट नंबर्स तक कैलकुलेट कर ठीक है, अब हमें काउंट करना है कि कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिसमें डिजिट्स 0, 7 और 8 यूज हो। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि डिजिट्स डू नॉट रिपीट, सो ऑब्वियसली अगर हम 6 डिजिट नंबर करें 0 7 8 तो डिजिट्स रिपीट होंगे, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड द डिजिट्स डू नॉट रिपीट। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग that if they do not mention that the numbers digits do not repeat, you have to assume that the digits can repeat। ठीक है, तो अगर हम 1 डिजिट की बात करें तो काफी सिंपल, दो ही नंबर्स बन सकते हैं, 7 और 8। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स का क्या होगा, देयर आर 2 डिजिट नंबर्स, यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 7 या 8। ठीक है, जीरो नहीं आ सकता। और यहाँ पे तीन चॉइसेस होंगी, 0, 7 और 8। तो 2 इंटू 3 वेज। ठीक है, अगर 3 डिजिट नंबर की बात करें 1 2 3, तो हेयर वी विल हैव टू चॉइसेस, 7 और 8। हेयर वी हैव थ्री चॉइसेस, हेयर ऑल्सो वी हैव थ्री चॉइस। तो 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम 4 डिजिट नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 4, हेयर वी हैव टू चॉइसेस, वी कैन हैव ओनली 7 और 8। हेयर वी हैव थ्री चॉइसेस, थ्री चॉइसेस एंड थ्री चॉइसेस। ठीक है, तो हर जगह हमारे पास थ्री थ्री चॉइसेस आ जाएंगे। ठीक है, so we can set 2 into 3 cube and similarly it will be 2 into 3 to the power 4 and 2 into 3 to the power 5। ऐसे आपके number of numbers that will be possible can be calculated। ठीक है, तो अगर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो, 2 से मल्टीप्लाई बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो आप लाइक 3 9। देखो, 2 से मल्टीप्लाई करने में आपको एक एडिशनल थॉट प्रोसेस लगानी पड़ेगी, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम पहले इसको टोटल कर लेते हैं और सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे, अगर आप कैलकुलेट करते हो दैट्स गुड, लाइक यू कैन फाइंड 2 इंटू 3 टू द पावर 5, बट 3 की पावर हमें याद होती है, टिपिकली याद होती है ना, 1 3 9 27 87 81।
243, ये जल्दी याद हो जाती है, तो दैट इज वाई वी टुक इट. इट्स योर पर्सनल चॉइस. यू कैन राइट दिस लाइक दिस ऑल्सो, लाइक यू कैन राइट 2 6 18. दिस विल बी 3 times 54 162 480. तो जैसा आपको अच्छा लगे आप कर लो. बस इन्हें ऐड करना रह गया. ठीक है. अब देखो, ऐड करने से पहले एक चीज देख लेते हैं. ठीक है, रफ एस्टिमेट से आप आंसर कर सकते हो, आपको ऐड भी नहीं करना. ठीक है. क्या 486 आंसर होगा? नहीं होगा. ठीक है. अब देखो, 1400 बन रहा है. देखो रफ कैलकुलेट करते हैं. 400 और ये रफली 200 समथिंग हो गया. ठीक है. तो इसको मान लो टोटल 700 के आसपास आ रहा है. ठीक है. तो ये आप आंसर मार्क कर दो. कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. तो ये भी अगर आप थोड़ा सा भी टाइम बचाते हो ना एग्जाम में, तो वो एड ऑन होता है. लोग कहते हैं ना 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट होते हैं, ऐसे होता है. अगर मैं यहाँ पे 10 सेकंड भी बचा देता हूँ एडिशन में, ठीक है, मैंने ऑप्शंस देखे 486 मुझे पता है आंसर नहीं है. अब मैंने बाकी ऑप्शंस देखे, ये कितना बन रहा है? रफली 200, लाइक 162, 160 प्लस 50 कितना? 210 प्लस 4 216, मतलब 216 बना. मैं रफ अपने मन में कैलकुलेट करूंगा 200 है, और ये क्लोज टू 500 है, तो क्लोज टू 700 नंबर दिख रहा है. ठीक है. 1000 तक ये तो छोटे छोटे नंबर है, इनसे तो बहुत बड़ा एडिशन नहीं कर सकते हो. तो वी नो दैट द आंसर इज गोइंग टू बी दिस. तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपको एग्जाम में एक्सेल करना है, तो हर चीज को आपको लास्ट लास्ट स्टेप कैलकुलेशन नहीं करना होता है. यू नीड टू बी विजिलेंट कि यार कहाँ पे, मतलब ऐसे हम कैलकुलेशंस अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट मेक्स द डिफरेंस, बिकॉज स्मॉल थिंग्स मेक डिफरेंस. ठीक है. अननेसेसरली हर चीज का कैलकुलेशन नहीं करना होता. A vessel is filled with liquid, 3 parts of which are water and 5 parts syrup. ठीक है. तो इसमें वाटर रेशियो सिरप कितना है? 3:5 है. How much of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be half water and half syrup? ठीक है. तो अभी वाटर रेशियो सिरप हमारा कितना है? 3:5, और हमें बनाना है हाफ हाफ. ठीक है. तो एक चीज देखते हैं, हमने क्या करना है. हमने एक पार्ट लेना है, और यहाँ पे हमने वाटर से रिप्लेस कर देना है. थोड़ा सा इसका एक पार्ट है जिसे हम वाटर से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है. पहले हमने निकाल के यहाँ पे वापस कर. अब हमारे पास दो चीजें हैं. एक हमारे पास ये वाला कंपोनेंट है, कंपोनेंट मिक्सचर 1, और हमारे पास वाटर है. ठीक है. तो इनको किस रेशियो में, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाना चाहिए कि लाइक इट इज हाफ वाटर एंड हाफ सिरप. ठीक है. तो हम एक कोई कंपोनेंट ले लेते हैं. लेट अस से वी टेक इन टर्म्स ऑफ वाटर. ठीक है. आप सिरप के टर्म्स में भी कर सकते हो, वाटर के टर्म्स में भी. तो इसमें कितना वाटर है? इसमें 3/8 है. जो मिक्सचर है इसमें आपका वाटर कितना है? वाटर इज 3/8 विच इज 37.5%. तो यहाँ पे 37.5% वाटर है, और ये कितना वाटर है? दिस इज 100% वाटर. तो ये वाटर 100% है. ठीक है. इन दोनों को हमने मिक्स किया, तो कितना आया? मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या है? 50% बचेगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ वाटर हाफ सिरप. ठीक है. आप इसे सिरप के टर्म्स में भी कर सकते हो. ये हमने वाटर में किया, आप इसे सिरप में करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 62.5, और ये आ जाएगा 0, और मिक्स में आपका आएगा 50. रिजल्ट विल बी द सेम. ठीक है. देखो सेम वैल्यूज आएंगी. यहाँ पे 12.5 आ रहा है, और यहाँ पे 50 आ रहा है. ठीक है. तो दैट मीन्स 4:1. ठीक है. तो 4:1 का मतलब है कि ये पार्ट 4 है और ये पार्ट 1 है. ठीक है. अब देखो इसमें क्वेश्चन में लोग गलती क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लोग कर देंगे 1/4. ठीक है. 1/4 कर देंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है 4 पार्ट्स मिक्सचर के हैं, 1 पार्ट वाटर की. बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है. व्हाट आर वी डूइंग इज वी आर टेकिंग सम पार्ट आउट ऑफ दिस. ठीक है. ये हमने पहले बाहर निकाला, और इसकी जगह वाटर ऐड हुआ है. ठीक है. हमने ये पार्ट बाहर फेंका, और इसकी जगह वाटर आया. ठीक है. तो हमने कितना पार्ट फेंका? हमने 1 पार्ट बाहर फेंका, और उसी 1 पार्ट में हमने वाटर भी ऐड कर लिया. तो हमने कितना पार्ट रिप्लेस किया? 1 आउट ऑफ टोटल 5. टोटल 5 पार्ट से 4 पार्ट वैसे का वैसे ही रहा, और 1 पार्ट में हमने बाहर निकाल के उसमें वाटर डाल दिया. ठीक है. तो हमने कहा ना कि इन दोनों को हमने 1:4 में मिक्स किया, और 4:1 में. तो मतलब 4 पार्ट्स एज इट इज थे, एक पार्ट हमने बाहर फेंक दिया. तो हमने 1 पार्ट रिप्लेस किया. 1 आउट ऑफ 5 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. इसमें कॉमन मिस्टेक लोग यही करते हैं कि यहाँ पे 1/4 ले लेते हैं. ठीक है.
और अनदर वे टू डू इट इज, लेट अस से देखो इसको करने का तरीका है कि हम क्या चीज रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट फॉर्मूला से भी हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट फॉर्मूला से कैसे होगा, व्हाट आर वी रिप्लेसिंग, वी आर रिप्लेसिंग सिरप, ठीक है। सिरप को रिप्लेस कर रहे हैं, सिरप को रिप्लेस कर रहे हैं। सिरप वॉज 62.5% ऑफ द ओरिजिनल, 1 minus n, n is the part that is being replaced, ठीक है। और you can say that a upon b, a upon b जो हमें निकालना है वो हमारा a upon b है, ठीक। a upon b रिप्लेस कर रहे हैं और कितने टाइम्स कर रहे हैं, 1 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। a upon b यहाँ पे एक ही बार कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स कर रहे होते तो वो रख लेते। सो नाउ फाइनल इज 50%। इनिशियल हमारा 62.5% था बिकॉज सिरप वॉज 5 आउट ऑफ 8। why we always use this formula to calculate for the thing which is being replaced, ठीक है। अगर हम सिरप को रिप्लेस कर रहे हैं तो सिरप के लिए फॉर्मूला होगा, वाटर के लिए फॉर्मूला नहीं होता, ये जो डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये होता है 4 और ये 5, ठीक है। तो 1 माइनस ए बाय बी इज 4/5 और ए बाय बी इज 1/5। तो दो अप्रोच है, आप ये रिप्लेसमेंट फॉर्मूला से कर सकते हो या ये मिक्सचर एलिगेशन के इस कॉन्सेप्ट से इसे सॉल्व कर सकते हो। आंसर आ गया 1/5, ठीक है। तो चाहे आप ये वाला अप्रोच यूज करो या ये अप्रोच करो, जो आपको समझ में आए वो यूज कर लो। A quadratic equation with rational coefficients having one root, root 3 minus 1 is, ठीक है। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कैट के लिए डेफिनेशन प्रिपेयर किया है तो डेफिनेटली आपको ये चीज पता होगी कॉन्जुगेट रूट्स के बारे में। अगर नहीं पता तो यहाँ समझ लो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसकी अगर एक रूट है a प्लस रूट बी, a प्लस लेट अस से b रूट c, ऐसे करके कोई रूट है, ठीक है। एक रूट ये है जिसमें a इंटीजर वैल्यू, इंटीजर या नॉन इंटीजर, बेसिकली एक यहाँ पे ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी रूट हमारी होगी a माइनस बी रूट c। तो मतलब अगर एक पॉजिटिव टर्म है तो एक नेगेटिव टर्म होगा, ऐसे फॉर्मेट में दो रूट्स होती हैं, राइट। सो दीज टू रूट्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगर आपको कॉन्जुगेट वर्ड नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पता है तो आपको याद रहेगा, हाँ कॉन्जुगेट टर्म होता है तो ये रूट, ठीक है। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इस फॉर्मेट में कोई रूट दी है, अगर इफ यू आर गिवन दैट वन रूट इज 4 प्लस 2 रूट 3, राइट, देन द अदर रूट हैज टू बी 4 माइनस 2 रूट 3, ठीक है। अगर कोई रूट है लाइक 3 माइनस रूट 5, तो दूसरी रूट होगी 3 प्लस रूट 5। तो ये हमेशा ऐसे पेयर्स में एग्जिस्ट, ठीक है। अभी थोड़ा सा ट्रिकी क्या है, यहाँ पे क्या है, रूट 3 पहले लिखा है, ठीक है। तो दूसरी रूट रूट 3 प्लस 1 नहीं होगी, यहाँ पे ये मिस्टेक मत करना कि रूट 3 प्लस 1, क्योंकि जो जो ये वाला टर्म है इसमें प्लस माइनस आता है, ठीक है। ये जो रूट वाला टर्म्स होता है इसमें प्लस माइनस आता है। तो एक रूट हमारी रूट 3 माइनस 1 है, दूसरी होगी माइनस रूट 3 माइनस 1। और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो, a प्लस माइनस बी रूट सी लिखा है, तो एक रूट क्या है, -1 प्लस रूट 3, तो सेकेंड रूट होगी 1 -1 माइनस रूट 3, तो दूसरी रूट आ गई, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या है, एक रिलेशन होता है, हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द रूट्स। तो इन दोनों को ऐड कर लो, सम कितना बन जाएगा, सम विल बी व्हेन यू ऐड दिस, दिस विल बी एडेड टू 0, दिस विल बी -2, सम -2 हो गया। अब प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इज, product of the roots is -1 plus root 3 into -1 minus root 3। तो -1 का होल स्क्वायर इज 1, ठीक है, एंड माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज 3। रूट सम ऑफ द रूट्स इज लाइक -2 एंड प्रोडक्ट इज -2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -2 इज द प्रोडक्ट। अब देखो, अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो सम होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए विल बी इक्वल टू -2, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हमारा कितना है, a1 है सारी इक्वेशंस में, देखो a1 है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ, माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2x आना चाहिए। We can eliminate these options, ठीक है।
और प्रोडक्ट होता है c अपॉन a विच इज -2, सो c हमारा होना चाहिए -2, राइट, बिकॉज a इज 1, सो c इज -2, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कॉन्जुगेट रूट्स का। ठीक है, तो अलजेब्रा से भी आप आउट ऑफ 20 यू कैन एक्सपेक्ट 2-3 क्वेश्चंस, इफ नॉट मोर देन दैट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, फंक्शंस हो गए, लॉगरिथम्स हो गए, ये सारी चीजें कर लेना। अब जितने चैप्टर आप करोगे उतना फायदा है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं ये छोड़ सकते हैं वो छोड़ सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप मत पढ़ो। ठीक है, फिर आप ये कंप्लेन मत करो कि आपका स्कोर नहीं बनता है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू डू वेल ऑन द एग्जामिनेशन, डेफिनेटली यू मस्ट कवर as much syllabus as possible। ठीक है, तो that is not an excuse। बाद में आप कहोगे यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा मार्क्स नहीं आए, तो that is the reason that you did not cover the syllabus। चलिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है। an error of 5% in excess is made while measuring the side of a square, the percentage of error in calculated area of the square is। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं कि देखो, एक तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। ठीक है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में हम स्क्वायर वाला निकालते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब इस ऐसे फॉर्मूला होता है, इफ द परसेंटेज इज ए देन इट विल बी 2a प्लस, बेसिकली जो हम दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करते हैं ना, लाइक इफ वी हैव x एंड इन द अदर वी हैव xy प्लस xy by 100। ठीक है, अब इस केस में x एंड y आर इक्वल, सो इट बिकम्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100। तो ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, एक तरीका होता है। तो आप लिख दोगे 10 प्लस 25 बाय 100, तो 10.25% आपका आंसर आ जाएगा, अगर स्ट्रेट रिजल्ट पता है। नहीं पता, सपोज ये रिजल्ट नहीं पता आपको, ठीक है, तो अगर देखो, अगर दो परसेंटेज दिए ना, दो अलग अलग परसेंटेज दिए तो ये होता है, और सेम परसेंटेज दिया होगा, ये सेम दिया होगा, तो आपको ऐसे करना है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते, सिंपल है कि आपने क्या ले लिया, एक स्क्वायर है, उसकी साइड ले लो आप, चाहे 20 ले लो, बिकॉज 5% इज 1/20। ठीक है, तो साइड ले ली, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होगा हमारा 440, सॉरी 400। अब न्यू वाला जो है, न्यू वाला है तो उसमें एक्सेस, एक्सेस मींस ज्यादा मेजर कर ली, तो न्यू वाले की साइड कितनी होगी, 21 होगी, एरिया होगा 440। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ गया, 41 आउट ऑफ ओरिजिनल 400 इंटू 100, 41/4 आपका आ जाएगा 10.25। ओके, सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर ये आपको रिजल्ट पता है, ग्रेट, आप सीधे से मार्क कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप ऐसे अज्यूम वैल्यू लेके कर लो, 100 ले लो साइड, नॉट नेसेसरी 20। 20 तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिया ना, आप 20 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लाइक वी नीड टू कैलकुलेट पावर्स ऑफ 2 and 5। ठीक है, विच एवर इज लीस्ट। ठीक है, जो लोएस्ट नंबर आएगा वो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट है, फैक्टोरियल है, उसमें आपको 2 और 5 की पावर्स देखनी होती है। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो 2 की पावर तो हर नंबर में आ रही है, 2 में भी आ रही है, 4 में भी आ रही है, 6 में भी आ रही है, 8 में भी आ रही है, 2 की पावर हर नंबर में। पर हमें क्या काउंट करना था, जो लीस्ट है, तो हम 2 को इग्नोर करेंगे, वी विल फाइंड द पावर ऑफ 5। ठीक है, 5 की कितनी पावर बनेंगी इस प्रोडक्ट में, दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा, पहला टर्म कौन सा आएगा, 5 का मल्टीपल, इसमें 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 60, 70, 80। ठीक है, तो हमारे पास 8 टर्म्स तो ये आ गए। ठीक है, 8 आ गए। 50 में 5 की पावर 2 टाइम्स आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि हम कहते हैं 50 इज 25 इंटू 2, 25 इज 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर 2 है, और जगह और सारी जगह 1 1 है पावर। तो एक ऐड कर लो, 8 प्लस 9, 7 टाइम्स 1 1 1 है, एक टाइम्स हमारी पावर 2 है,
So total we have 9 powers of 5. So we will have 9 zeros at the end of this product. ठीक है, तो ये एक लाइक एक वे है सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकते हो, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। 2/7 of the population of the village are graduates and the rest are non-graduates. If 30% of the non-graduates equals 2100 and 75% of the graduates are employed, while 42.85% of non-graduates are unemployed, find the difference between the number of unemployed graduates and employed non-graduates. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? देखो, इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें कैटेगराइजेशन दिया है। कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन एजुकेशन, इट इज ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट एंड फर्दर एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो ऐसे में आपका 2x2 मैट्रिक्स बनता है। तो मैट्रिक्स बनाते हैं। सो सच क्वेश्चंस, कभी भी ऐसा होता है कि जैसे मान लो मेल फीमेल दिया है, ठीक है, और उसमें दिया मैरिड अनमैरिड, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन दिया होता है, सो वी नीड टू मेक अ 2x2 मैट्रिक्स इन दिस केस। तो हम क्या बनाएंगे? ग्रेजुएट्स एंड नॉन ग्रेजुएट्स एंड एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। तो ऐसा ग्रिड बना दो। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमें वैल्यूज दिए उनसे स्टार्ट करते हैं। 2100 क्या है? 30% ऑफ नॉन ग्रेजुएट्स। तो बेसिकली क्या होगा, नॉन ग्रेजुएट्स विल बी 7000। तो टोटल नॉन ग्रेजुएट्स इज 7000। ठीक है, अब ये कह रहा है 2/7 ऑफ द विलेज आर ग्रेजुएट। 2/7 ग्रेजुएट एंड रेस्ट आर नॉन ग्रेजुएट, मतलब 5/7 नॉन ग्रेजुएट है। ठीक है, तो 5/7 नॉन ग्रेजुएट है, और तो 2/7 कितना हो जाएगा? 5/7 इज 7000। ठीक है, तो 1/7 आपका होगा 1400 इंटू 2, 2800। तो 2800 हमारे ग्रेजुएट्स हो जाएंगे। ठीक है, डोंट कैलकुलेट 2000। 2/7 ऑफ द पॉपुलेशन आर ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो 5/7 नॉन ग्रेजुएट है, 2800 हमारे ग्रेजुएट्स आ गए। ठीक है, अब कह रहे हैं 75% ऑफ ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयड। 2800 का 75% कितना हो गया? 2100 ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयड हो गए, अनएम्प्लॉयड 700 हो गए। 42.85% ये होता है हमारा 3/7। ठीक है, तो परसेंटेज की नॉलेज इंपॉर्टेंट है। 3/7 ऑफ नॉन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, सो 3/7 दैट इज 3000 आर अनएम्प्लॉयड। अब आप इसको एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? एग्जैक्ट आप निकाल भी सकते हो 42.85। इसका एक्चुअली भी आपकी वैल्यू इंटीजर ही आएगी। अगर आप देखोगे 42.85 इंटू 7000, राइट? सो 4285 इंटू 7 आपका काफी क्लोज आंसर आएगा। ठीक है, 70, सॉरी, ये आपको करना पड़ेगा। 42.85% ऑफ नॉन ग्रेजुएट, सो इंटू 70/100, 7000/100, सो इंटू 70 बन जाएगा। 428.5 इंटू 7, तो आपका वेरी क्लोज टू 3000 आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो आप यहाँ देखोगे 35, 3 कैरीज 56, 59, then we have 5 carries 14, 19 and 1 carry 28, 29, तो 2999.5 आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हमारी 3000 होगी। देखो जब हम परसेंटेज में लिखते हैं तो लाइक इट इज गोइंग टू मल्टीपल डेसिमल प्लेसेस, राइट? तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं। एंड यू शुड नो दीज फ्रैक्शंस दैट दिस इज 3/7। okay, so these are unemployed, that means 4000 will be employed over here. Now the question is asking the difference between number of unemployed graduates and employed non-graduates. तो इन दोनों का difference that is 3300. The answer is none of these. ठीक है, तो अगर आप स्नैप एस्पिरेंट हो तो एक चीज याद रखना, रिपीटेडली हमने हर वीडियोस में बताया होगा कि नन ऑफ दीज आपका आंसर हो सकता है। सो डोंट बी सरप्राइज इफ यू गेट नन ऑफ दीज एज द आंसर। स्पेशली क्वांट और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर नन ऑफ दीज होता है। In case you are preparing for NMAT and SNAP and are looking for a structured preparation, we have a course going on. So you can check it out, and in case you wish to appear on any one of the examinations, you can mail us at support@mbakaro.in so that we can adjust the
price of the course accordingly. चलिए next question देखते हैं. It says the length, breadth and height of a cuboid are in the ratio this. The length and breadth of the cuboid are doubled while the height is halved. By what percentage does the volume of the cuboid increase? ठीक है. अब ये आप सोच रहे होंगे कि mensuration का question है. It is actually not a question of mensuration. Can be done with percentages also. ठीक है. तो चलो पहले हम mensuration के फॉर्मेट में लेते हैं. So we will find volume 2 upon volume 1. तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो है 15 इंटू 18 इंटू 22. लेंथ एंड ब्रेथ आर डबल्ड. तो 15 का हमारा 30 बन गया, ये 36 बन गया. ठीक है. एंड हाइट इज हाफ, सो इट बिकेम 11. ये 2 टाइम्स हो गया, ये भी 2 टाइम्स हो गया, और ये हो गया 2. तो कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ V1. so that means 200% हो गया ऑफ V1. ये पूछा है व्हाट परसेंटेज इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इंक्रीज. इंक्रीज पूछ रहा है, तो 200% हो गया मींस 100% इंक्रीज. ठीक है. अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कुछ लोग, 200% आंसर करते हैं. इट इज आस्किंग हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज. ठीक है. तो 100% इंक्रीज हो गया, तो आंसर इज 100 नॉट 200. अगर इसमें कुछ अजीब से रेशियो दिए होते, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है. आपके लेटर से LBH था ओरिजिनल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, तो कोई भी रेशियो दिया हो आंसर सेम रहेगा. ठीक है. तो ये 2L हो गया, ये 2B हो गया, और ये H/2 हो गया. ठीक है. तो 2 से 1/2 कट हो गया, और LLBB H कट हो गए, तो आपका आंसर आ गया 2B. वही सेम रिजल्ट है. तो रेशियोज ना भी रखो तो भी आप इसे डायरेक्टली आंसर कर. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड परसेंटेज चेंज बेस्ड क्वेश्चन. Alicia has 4 different math books and 3 different physics books. In how many ways can she arrange these 7 books on a shelf if math books must be next to each other? ठीक है. तो क्या करना है, राइट, कि आपको मैथ्स बुक्स एक साथ रखनी है. राइट. पहले एक बंडल बना लेंगे मैथ्स बुक्स, तो 4 बुक्स हैं. इसके बाद 3 फिजिक्स बुक्स. तो हमें इन्हें आपस में अरेंज करना है. तो टोटल कितने आइटम्स हैं? 1 2 3 4. 4 फैक्टोरियल वेज टू अरेंज. मैथ्स बुक्स अपने आप में 4 बुक्स हैं, तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल. तो 4 आइटम्स हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे. मैथ्स बुक्स 4 हैं, वो आपस में 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे. 24 इंटू 24, आंसर इज 570. ओके, सो दैट विल बी द. As observed from the top of a 75-meter tall lighthouse, the angles of depression of 2 ships are 30° and 45°. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships. ठीक है. Heights and distances है, important chapter है. ठीक है. स्नैप में टिपिकली क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो कर लेना. वी ऑल्सो हैव अ वीडियो ऑन इट. ठीक है. आपको हमारे चैनल पे आप सर्च मारोगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा. उसमें काफी अच्छे से समझाया है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करवाए. तो डू वॉच दैट, इट विल बी हैंडी फॉर यू. तो इस क्वेश्चन को देखते हैं. देयर इज 25 मीटर टॉल लाइट हाउस, 75 मीटर टॉल लाइट हाउस. एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30° एंड 45°. तो एक शिप यहाँ 30° पे दिख रहा है. वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनता है, ऐसे लाइन ऑफ साइट से बनता है. तो एक शिप 30° पे, तो ये भी 30° एंगल होगा. ठीक है. पैरेलल लाइन देख रहे हो ना. और सेकंड शिप हमारा 45° पे, तो ये वाला भी 45 हो जाए. तो लाइट हाउस इज 75 मीटर टॉल. तो हमें क्या दिया है कि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 ships. तो याद रखना, जब हाइट्स एंड डिस्टेंस वीडियोस पे देखोगे, so we are typically given 2 kinds of triangles in heights and distances: 30 60 90 triangle and 45 45 triangle. तो जो 30 60 90 ट्राइंगल होता है, उसका रेशियो होता है 1:√3:2, और इसका होता है 1:1:√2. ठीक है. तो बेसिकली वन, लाइक इफ 2 sides are of 45° angles are of 45°, the sides are equal. तो ये 75 है, तो ये भी 75 हो जाएगा.
अब ये दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल। अब इसमें ये 75 है और ये 30 डिग्री, 75 है 30 डिग्री से, तो 30 60 90 ट्राइंगल कहता है अगर 30 डिग्री वाले के अपोजिट वन पार्ट है तो 60 डिग्री के अपोजिट रूट थ्री पार्ट। तो ये 60 डिग्री है के अपोजिट रूट थ्री टाइम्स होंगे, तो वन पार्ट इज 75, रूट थ्री पार्ट्स विल बी 75 रूट थ्री। यहाँ से यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई 75 रूट थ्री। ठीक है, हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन द टू शिप्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस निकाल दो, 75 रूट थ्री माइनस 75, सो 75 कॉमन हो जाएगा, रूट थ्री माइनस वन विल बी द। ठीक है, तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में आपको प्रॉब्लम को विजुअलाइज करना है, व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, एंड देन जस्ट अप्लाई दीज रेशियोज। सो इट विल बी 30 60 90 triangle, or it will be 45 45 90 triangle, and I have given the ratios. Do watch that video. I have made a video on heights and distances, तो अगर आप वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, and you will realize that it is a fairly simple topic. It is just about visualizing the इमेज कि किस तरह से इसमें आपको कैसे बनाना है। कहीं पे कार मूव हो रही है, कहीं पे लाइट हाउस ऊपर है, कहीं पे कुछ चीज नीचे है, पर्सन एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है। सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से टिपिकली क्वेश्चन पक्का आता है स्नैप में, तो डू प्रिपेयर दिस टॉपिक। ठीक है, उस पर एक स्पेशल वीडियो भी है, उसको आप देख लेना, और एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। थोड़ा टाइम लगता है करने में क्योंकि आपको प्रॉब्लम समझनी पड़ती है, विजुअलाइज करना है, बट वो रेशियोज लगा के आप सिंपली कर सकते हो। ओके, नाउ एक क्वेश्चन जो है जो लास्ट ईयर स्नैप में आया था, ठीक है, वो होता है स्टॉक का क्वेश्चन। ठीक है, इस पे भी आपको स्टॉक्स एंड शेयर्स पे क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर आया था, ठीक है, हर बार नहीं आता, लास्ट ईयर एक बार एक ही स्लॉट में आया, स्नैप 2024 में आया था, ये सेम क्वेश्चन ही था। तो इस पे भी एक वीडियो है, वॉच दैट। ठीक है, स्टॉक एंड शेयर आप हमारे एमडी करोगे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना, आपको इस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसे करते कैसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इट सेज भूषण इन्वेस्टेड 4500 इन अ स्टॉक एट 10% डिस्काउंट। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया कि फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू क्या होती है। तो 10% डिस्काउंट का मतलब है कि इसकी मार्केट वैल्यू 10% लेस है, तो मार्केट वैल्यू 90% है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू 90% है, तो 4500, तो 10% डिस्काउंट में 4500 में मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी, दिस इज द मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू हमारी हो जाएगी 5000। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपने ये सारे क्वेश्चंस किए होंगे। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो, ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो, आपने कभी नहीं देखी होंगी, दूसरे साइंस बैकग्राउंड से या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा। तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, उसमें हमने फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और काफी एग्जांपल्स सॉल्व किए। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं सोच रहा था कि एक आध क्वेश्चन इस सीरीज में भी इस टॉपिक से करा देते हैं। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन सेज दैट ही इन्वेस्टेड 4500 एट 10% डिस्काउंट। तो बेसिकली फेस वैल्यू होगी 5000, एंड डिविडेंड, डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है, तो उस पर 12% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस पर 12% डिविडेंड मिल गया, तो 12% डिविडेंड मिल गया, तो इसको 600 का डिविडेंड मिल जाएगा। तो स्टॉक्स एंड शेयर्स, इस पे एक आपको वीडियो है, अगर आपको नहीं मिलेगा इस कमेंट पे कर, इस वीडियो पे कमेंट कर देना स्टॉक एंड शेयर्स, आई विल लाइक शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो, तो आप उसको देख सकते हो, उसको देख के समझ लेना फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वी हैव टेकन अ गुड नंबर ऑफ एग्जांपल्स ओवर देयर दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लो ये सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया, इससे क्वेश्चन आ गया, लास्ट ईयर से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, तो आपको एडवांटेज रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। All right, so let's move to the next question. It says the sum of the present ages of a father and son is 60 years. 6 years ago, the father's age was 5 times the age of the son. After 6 years, the father's age will be what percent of the son's age? ठीक है, तो क्या कह रहा है, 6 years ago, father's age was 5 times the age of the son. तो देखो क्या होता है कि जहां पे हमें एक रेशियो दिया होता है, ठीक है, जैसे क्या दिया है कि 6 years ago 5 times, तो हम करंट, देखो टेंडेंसी क्या होती है कि हमें कई लोग ऐसे कराते हैं क्वेश्चन, वो कहते हैं कि लेट द करंट एज बी एक्स एंड वाई, नहीं लेना है। ठीक है, हम कब लेंगे, जब हमें कोई रिलेशन दिया, मान लो 6 years अगो दिया या 3 years हेंस दिया, कभी भी दिया,
वहां पे एज लेंगे, ठीक है। ये समझ लो कि इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी होती है कंपेयर टू टेकिंग प्रेजेंट एजेस। तो ये टेंडेंसी होती है ना, लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स एंड वाई या 4x एंड एनी अदर थिंग, वो लेने के बजाय जब हमें रेशियो दिया है, जब क्या दिया है, 6 years ago father's age was 5 times the age of the son, 5 times the son, so suppose son's age is x, father's age will be 5x। तो आज की डेट में क्या हो जाएगा, 6 years ऐड कर लो, 5x+6 is x plus, what is given the scenario, the scenario is sum of present ages is 6, तो ऐड कर लो, 6x is equal to 48 और x is equal to, तो एक बार वेरीफाई के लिए यहाँ पे रख देते हैं, 8 और 40 थे, आज की डेट में 14 और 60 50 46 हो जाए। It says after 6 years father's age will be 52 and son's age will be 20, so it says father's age will be what percentage of son's age, so 52 by 20 into 100 and easy peasy pickings। ऐसे जो एज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं काफी सिंपल होते हैं, मस्ट डू, राइट, जस्ट वैल्यूज कुछ बदल बदल के आते रहती हैं, फादर सन, मदर सन, राइट, मदर डॉटर, फादर डॉटर। तो इसकी टेक्निक यही है, जो जिस ईयर में आपका रेशियो दिया है, लाइक 6 years अगो दिया है, सो वहां पे आप उसमें आप वेरिएबल लेके चलो एक्स एंड लाइक दिस, ओके, सो दिस मेक्स the problem solving simple, okay? The difference between a two-digit number and the number obtained by interchanging the digits is 36. What is the difference between the sum and the difference of the digits of the number if the ratio between the digits of the numbers is 1:2? ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये ध्यान रखना, कभी भी टू डिजिट नंबर और उसको इंटरचेंज करते हैं तो 10x + y, और जो उसका रिवर्स होता है वो आपका होता है 10y+, ठीक है। तो दोनों केस बता देना, यहाँ पे डिफरेंस दिया है, सम के केस में क्या होगा, अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 9x - 9, और यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट इज 9 टाइम्स ऑफ x - y, और 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स, ठीक है। और अगर आप इसका सम निकाल, तो जैसे इस क्वेश्चन में तो डिफरेंस पूछा है, अगर सपोज सम दिया होता, so when you take the sum of these two, right, so that becomes 11x plus 11y, so it is 11 times of x plus y। ये आपको रिजल्ट इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर इफ यू सी दिस क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, यू विल नॉट बी राइटिंग द इक्वेशन, आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, कभी भी टू डिजिट नंबर्स को रिवर्स करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को बोला जाए तो ये हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये याद हो गया तो ये सीधे क्वेश्चन हो जाएगा वर्बली विदाउट इवन राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, डिफरेंस निकालना है रिवर्स करके, विच इज 36। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 4। नाउ आगे क्या कह रहा है, वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, रेशियो ऑफ द डिजिट्स इज 1:2, ठीक है। तो रेशियो ऑफ डिजिट्स 1:2 है, डिफरेंस 4 है, तो बेसिकली हमारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 4 एंड 8, हमारे डिजिट्स क्या हो गए, 4 एंड, तो क्या पूछ रहा है, सम एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स कितना हो जाएगा 12, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स 4, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालने को पूछा, द आंसर इज, ठीक है। तो ये अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, इसको आप वर्बली कर सकते हो बिना पेन यूज, ठीक है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन ऐसा देता है कि रिवर्स को ऐड करना है, सो 11 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, तो उस स्टेटमेंट से आपको सम ऑफ डिजिट्स पता चले। तो गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू एवर एनकाउंटर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस,
No need to pick pen, remember these. Okay, now this is a question on data sufficiency. एक आध कभी कभी question आ जाता है, ठीक है? तो let's see. It says 8 men and 14 women are working together in a field. After working for 3 days, 5 men and 8 women leave the work. How many more days will be required to complete the work? Okay, now this is a question which has like we need to tell which of the following statements is sufficient to answer the question. ठीक है? अच्छा, अब ये क्या है कि अब डेटा सफिशिएंसी का अगर आपने एनमैट दिया तो एनमैट में डेटा सफिशिएंसी के काफी क्वेश्चंस आते हैं. डेटा सफिशिएंसी में योर टास्क इज नॉट टू कैलकुलेट द वैल्यूज, योर टास्क इज टू टेल वेदर द डेटा इज सफिशिएंट टू गेट द वैल्यूज. ठीक है, आपको वैल्यूज नहीं कैलकुलेट करनी, आपको बताना है कि क्या इससे पता चल सकता है. तो कभी भी हम जैसे मान लो वर्क का काम कर, वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वी नीड टू इक्वेशंस, राइट? So we need like it says 8 men and 14 women are working together in a field. 8 men and 14 women दिया है. और 3 days तक कौन काम कर रहा है? 5 men and 8 women are working and leave. तो ये टोटल वर्क फोर्स है. ठीक है, so now we know कि how many are remaining. तो हमें बताना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा. तो इनिशियली 5 लाइक 8 men and 14 women है, फिर 3 days 8 men प्लस 14 वेमेन. आपको ये सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, बस आपको विजुअलाइज करना है. तो 3 डेज तक काम किया, फिर 5 मैन चला गया तो 3m प्लस 8 वेमेन भी चले गई तो 6 वेमेन बची. ये n डेज तक काम करेंगे कि टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो कितने दिन तक काम करें ये हमें निकालना है. नाउ फॉर दैट वी शुड नो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क. ठीक है, हमें टोटल वर्क पता होगा तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. So it says 19 men and 12 women together can complete the work in 18 days. क्या इससे पता चल सकता है? 19 men and 12 women can complete the work in 18 days. ठीक है, अब इसको आप इक्वेशन देखो, जिसको अगर बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकता है, जिसको नहीं होता तो इक्वेशन बना के देख लो कि हमें क्या निकालना है. कि हमें निकालना है n की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो 8m प्लस 14 वो मैंने 3 डेज तक काम कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं. तो इसको हम किससे इक्वेट कर देंगे? ये हम इक्वेट कर देंगे 19m प्लस 12 वुमेन इंटू 18 डेज. ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी? आ सकती है, लेट अस सी. ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मतलब नहीं आएगी, लेट अस सी इट. ठीक है, वैसे ये थोड़ा आपको 42 वुमेन प्लस 3 men एंड 6 women इंटू n, तो इसको n में ही रहने देते हैं. 3m प्लस 6 women, और अगर आप 3 को चाहे बाहर निकाल दो, that is equal to 19m into 18 is 342m plus 12 into 8 is 216, right? So that gives us 3n m plus 2w was 2 324 minus that is 318 m plus 42 वुमेन यहाँ से कर लोगे तो 174 वुमेन आ. ठीक है, तो n की वैल्यू आ रही है हमारे पास, नहीं आ रही है, राइट? सो फर्स्ट से नहीं आ रही है. ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें टोटल वर्क का तो कुछ पता ही नहीं था, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, तो एफिशिएंसी तो पता ही नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट. अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं. सेकंड सिनेरियो कह रहे हैं 16 men कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क इन 16 days. तो बेसिकली हमें मेन की एफिशिएंसी पता चल गई. ठीक है, अगर हम फर्स्ट अलोन देखें, इसमें हमें ऐसी इक्वेशन बनेगी, तो क्योंकि हमें एफिशिएंसी देखो, अगर एक वर्क फोर्स है तो हम पता लगा सकते हैं, दो वर्क फोर्स है तो वी शुड नो एफिशिएंसी ऑफ मैन एज वेल एज वुमेन. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से नहीं पता चलेगी, सेकंड से हमें एफिशिएंसी ऑफ मैन पता चल जाएगी, बट वुमेन की नहीं पता चलेगी. ठीक है, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ एफिशिएंट आर वुमेन एज कंपेयर टू मैन. तो सेकंड से भी हमें आंसर नहीं पता चलेगा. We will get the efficiency of men
बट वी विल नॉट गेट द आंसर। ठीक है, अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे अब हमें पता है कि टोटल वर्क 18 डेज में कंप्लीट हो रहा है, हमें मेन की एफिशिएंसी पता है, और हमें टोटल वर्क से हमें ये भी पता चल जाएगा कि विमेन की एफिशिएंसी क्या है। तो अगर हम कंबाइन करेंगे वी विल गेट द एफिशिएंसी ऑफ मेन एंड वुमेन। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट से हमें एफिशिएंसी ऑफ मेन मिलेगी, बट हम फर्स्ट स्टेटमेंट से कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट दैट हाउ मच इज द एफिशिएंसी ऑफ अ वुमन, राइट? सो दैट वी कैन कैलकुलेट द आंसर, राइट? सो अगर हमें एफिशिएंसी ऑफ वुमेन भी पता चल गई, फिर हम यहाँ पे रख सकते हैं मेन की एफिशिएंसी, वुमेन की एफिशिएंसी एंड टोटल वर्क, वी कैन इक्वेट एंड गेट द आंसर। सो बोथ आर नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप डेटा सफिशिएंसी में अच्छे हो तो गो एंड अटेम्प्ट दोस, बट इफ यू फाइंड कि अगर आपको लग रहा है कि डेटा इश्यू बेसिकली सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना था, तो बस आपको देखना है कि, क्योंकि अगर आप टेक्निकल वे में जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली इट इज too much time consuming and a waste of time, right? But if you know this way that how much data is available, you can attempt such questions in the examination. Okay? All right, so let's solve a question based on logarithm. So it says that log 2 is 0.301, log 3 is 477. We need to find the value of log 144. ठीक है, अब log 44 कैसे निकालेंगे? तो पहले हमें 144 को 2 और 3 की पावर्स में लिखना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 16 इंटू 9, तो हमने ये लिख लिया। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं लॉग की, log 144। अब देखो अगर बेस 10 होता है तो आप इग्नोर कर सकते हो बेस लिखना। log 144 कैन बी रिटन एज log ऑफ 2 रूट की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। जब मल्टीप्लीकेशन होता है क्या कर लेते हैं, प्लस साइन लगा देते हैं, log 2 रेज टू द पावर 4 प्लस log 3 रेज टू द पावर 2। पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है? जिसको log की प्रॉपर्टीज नहीं आती तो आप समझ जाओगे कैसे करते हैं। अगर मल्टीप्लाई होता है नंबर तो वी ऐड द लॉगरिथम्स। ओके, नाउ व्हेनेवर वी हैव अ पावर इन लॉगरिथम वी ब्रिंग द पावर टू द लेफ्ट हैंड साइड, so it becomes 4 times of log 2 plus 2 times of log 3। log 2 और log 3 की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 301 into 4 will be 1204 plus 477 into 3, 7 into 3 is 21, 2 carries, so 1431, now we are 26 and 35, 6, sorry 2 times है, my bad here, not 3 times, 2 times करना है, so 2 times will be 950, so 0.95। ठीक है, तो 1200 plus 900 is 2158, 2.158 will be the answer to this question। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स one must know। I hope you are enjoying this session, so please don't forget to like this video. So this series will help you to understand different kind of questions that are asked in SNAP। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि कई इंस्टीट्यूट जिनको आइडिया नहीं तो कैट लेवल क्वेश्चंस करा रहे होते हैं, कैट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, लेवल थोड़ा कम रहता है, डेफिनेटली आप नहीं कर सकते ना। कैट में कितने करने होते हैं, लाइक 40 मिनट्स में आपके पास 22 क्वेश्चंस होता है, और मतलब जो टॉप भी होता है, लाइक अगर आप इमेजिन करो कि कैट लेवल अगर आप पढ़ रहे हो स्नैप के लिए, दैट विल नॉट हेल्प, बिकॉज कैट में अगर आप 22 मिनट्स 40 मिनट्स में अगर आप 40 मिनट्स में लेट अस से 10 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं पॉइंट में, जो टिपिकली 99 परसेंटाइल आ जाती है। ठीक है, तो 40 मिनट में 10 क्वेश्चंस में आपकी अप्रोक्सीमेटली 99 परसेंटाइल बन जाती है। या फिर कैट में ऐसा कहोगे, कैट में अगर आप 50% पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपकी 99 परसेंटाइल आती है, बट स्नैप पे आपको 99 परसेंटाइल लानी है, अराउंड 42 to 45 मार्क्स लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 50% मार्क्स में भी आप 90 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल ला सकते हो, बट अगर आप स्नैप की बात करो, स्नैप में आपको अराउंड 75% अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो क्वांट मतलब वैसे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है स्नैप में, बट अगर आप अच्छा परफॉर्म करो तो अराउंड 15 क्वेश्चंस आपको क्वांट में अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो क्या है, इंग्लिश में कुछ एक चीजें हो सकती है, कोई ऐसे लेट से कुछ वियर्ड सा क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं पता है, या वो कैब आ गई
जो नहीं पता है, राइट? सो देयर यू मे गो रॉन्ग, एक दो क्वेश्चन उसमें गलत हो सकते हैं। रीजनिंग में कभी कभी क्रिटिकल रीजनिंग एम्बिगुअस हो सकता है, या कुछ एक क्वेश्चन बहुत लेंथी आ गया विच इज, और सम नंबर सीरीज विच इज वियर्ड, तो 2-3 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वांट में भी आपको इफ नॉट 15 एटलीस्ट डबल डिजिट्स में नंबर लाने चाहिए, ठीक है? डबल डिजिट्स में नंबर लाने तो डेफिनेटली आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक्स। So this series will help you cover all those topics. Okay, so here's the next question. It says n is the least number which when divided by 12 leaves a remainder of 7. ठीक है, 12 से डिवाइड करने पे 7 का रिमाइंडर है, 15 से डिवाइड करने पे 10 का रिमाइंडर है, एंड 16 से डिवाइड करने पे 11 का रिमाइंडर है। ठीक है, तो देखते हैं n is 12 times of a plus 7, ठीक है, n is also 15 times of b plus 10, ये हमारा नंबर हो रहा है n। ठीक है, अगर सेम रिमाइंडर होता है, सेम रिमाइंडर होता है तो हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक सिनेरियो ले लेते हैं कि जिसमें सेम रिमाइंडर है, और एक ये वाला सिनेरियो जो एक्चुअल क्वेश्चन में। अगर मान लो सब में सेम रिमाइंडर होता, लेट अस से इट इज n is equal to 12a plus r, अगर सेम रिमाइंडर होता 15b plus r और 16c plus r, so we would say that n minus r is divisible by 12, 15 and 16। ठीक है, n माइनस आर को 12, 15, 16 को डिवाइड कर लेते हैं, तो n माइनस आर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12, 15, 16, और आप कर देते n इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12, 15, 16 प्लस आर। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो इसे इस तरह से सॉल्व कर, ठीक है? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो ये नहीं दिया है, बट इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो दोनों वेराइटीज कवर हो गई। और ये फॉर्मेट दूसरा है जिसमें आपको रिमाइंडर दिया होता है। ठीक है, अब अगर आप एक चीज नोटिस करो कि 7 से 12 बनाने के लिए 5 ऐड करना है, इसके लिए 5 ऐड करना है, ठीक है, इसके लिए 5 ऐड करना है, तो एक चीज नोटिस हो गई, हर में 5 ऐड करना है, तो ये नंबर बन जा रहा है 16। तो अगर हम ये देखें कि अगर हम सब में 5 ऐड कर लें तो व्हाट विल बिकम n plus 5 is equal to 12 times of a plus 12, or we can say 12 times of a plus 1। here a b c are integer values, ठीक है, a b c integers हैं, तो n plus 5 is equal to, similarly we can say 15b plus 15, which is 15 times of b plus 1, and similarly n plus 5 is 16c plus 16, which is 16 times of c plus, right? So what we can say is n plus 5 is LCM of 12, 15 and 6। तो ये क्या LCM हो गया, n क्या हो जाता है, LCM of -5 हो जाता है। तो यहाँ पे जिस सिनेरियो में सेम रिमाइंडर होता है वहां पे एलसीएम में ऐड कर देते हैं, मैं एलसीएम से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। तो 12, 15, 16 का एलसीएम कितना होता है, 12 एंड 16 द एलसीएम इज 48। ठीक है, और 12 और 5 का एलिमेंट आ जाएगा, तो 240 एलसीएम होगा। एक बार चेक कर लो, 240 डिवाइड करता है, 12 डिवाइड्स इट, 15 डिवाइड्स इट, 16 also divides 240। 240 minus 5, the answer is 235, right? तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। Okay, so here's the next question. It is based on algebraic functions. It says fx and gx are given by this. We need to tell how many values of x is fx, f of gx is equal to g of। यहाँ पे एक माइनर टाइपो थिंग है जो लाइक इट शुड बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x2 लिखा है, दैट इज एक्स स्क्वायर है। ये जब लाइक I'll just it okay, so the question is saying fx is equal to this, gx is this, so f of gx का मतलब क्या होगा, f of gx means x की जगह पे gx रख,
gx कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या है कि f इज 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। तो 3 टाइम्स ऑफ यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर माइनस 1, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, सो 3 टाइम्स ऑफ वॉट एवर इज इन दिस, यहाँ पे x की जगह में एक्स स्क्वायर लिखते हैं, 5x क्यूब लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, दैट इज माइनस 1, सो इट विल बी 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है, अब g ऑफ fx निकालते हैं। व्हाट इज g ऑफ fx? तो g में हम fx रख देंगे, fx is 3x minus 1, so g of 3x minus 1, so g of x is x square plus 1, that means जो ये पार्ट है इसका स्क्वायर लेना है, 3x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, आपका आ जाएगा 9x स्क्वायर 2ab, 2 इंटू 3x इंटू 1 6x और माइनस साइन के साथ प्लस 1 दैट इज 9x स्क्वायर minus 6x plus 2. So what are we given? That f of gx is equal to g of fx. हमारा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 is equal to 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0। तो 6 तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस x इज 0 और x इंटू x माइनस 1 इज 0 gives us x is equal to 0 और x equal to 1. There are two values. ठीक है, तो अगर आपको वेरीफाई करना है, आप x equal to 0 और x equal to 1 रख के देख लो, तो you will get the same result. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे x equal to 0 रखोगे, तो अगर आप 0 रखोगे यहाँ पे ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 प्लस 2 2, और ये आ जाएगी 0 0 2, 2 आ गई, 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दूसरी वैल्यू अगर हम यहाँ पे x equal to 1 रखते हैं, this is 3, 3 plus 2 is 5, 9, 9 minus 6 is 3, 3 plus 2 is 5. Maybe 0 and 1 are two values for which the functions will satisfy. Okay, so let's see the next question. Rhombus, ठीक है, geometry भी कर लेना. A rhombus has sides of length x plus 9 centimeter and its diagonals measure 2x and 2 times of x plus 1 centimeter respectively. तो एक rhombus है. अच्छा, rhombus की प्रॉपर्टी क्या होती है? rhombus की प्रॉपर्टी ये होती है कि diagonals bisect each other and are perpendicular to, ठीक है, तो इसकी साइड कितनी दी है x प्लस 9, तो ये साइड हो गई x प्लस 9। अब यहाँ पे क्या दिया है, जो हमारे दो ये दिए हैं डायगोनल्स 2x एंड 2x प्लस, तो डायगोनल 2x है टोटल यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक x होगा, और दूसरा डायगोनल क्या है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, सो दिस डायगोनल विल बी यहाँ से यहाँ तक का हाफ पार्ट विल बी x प्लस 1। नाउ दीज आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, so and this is 90 degree, so what we have is x square plus x plus 1 का whole square is equal to x plus 9 whole square. पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो मैं x निकाल लेते हैं, x square plus x square plus 2x plus 1 is equal to x square plus 18x plus 81। ये तो x square एक तो कैंसिल कर दो, एक x square यहाँ पे रहेगा, x square माइनस 16x, और ये इधर लाएंगे तो माइनस इक्वल्स टू 0। अगर इसको स्प्लिट कर दें x माइनस 20 x प्लस 4 आ जाएगा, तो x प्लस 4 अगर आप देखो कि लाइक कैसे स्प्लिट करते हैं, लाइक you need to think of two numbers that add to minus 16 and product is minus 80, so minus 20 और 4 ऐड हो रहा है, तो x minus 20 और x plus 4, so that gives us x is equal to 20 और minus 4। अब देखो, अगर हम माइनस 4 रखेंगे तो नेगेटिव साइड लेंथ आएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, x इज 20, हमारी साइड्स क्या आ जाएंगी, क्या आ जाएगी 20, 21 एंड 29, ये हमारी साइड्स ऑफ हो गई। अब ये क्या कह रहा है, रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड विद इट्स लेंथ इक्वल टू rhombus से शॉर्टर डायगोनल। अच्छा, अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, आप 20 नहीं लोगे, ठीक है, शॉर्टर डायगोनल कितना हो गया, ये तो 20 तो ये पार्ट है, डायगोनल तो हमारा 2x है ना, तो शॉर्टर डायगोनल लेंथ आपकी आ जाएगी 40, बिकॉज द डायगोनल इज
2x, not x. Okay? And width equal to side of the norm. So width is 29. ठीक है, 29 width हो गई और लेंथ 40 हो गई. So 2 times of L plus W or L plus B, 2 times of this is 138. That is our answer. The sum of two numbers is 224 and their HCF is 16. What is the LCM of the numbers in the pair with the smallest difference? ठीक है, तो HCF LCM का क्वेश्चन है, को प्राइम्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. तो अगर दो नंबर्स का सम दिया है एंड देयर HCF इज गिवन टू अस, ठीक है. सो अगर हमें सम दिया है 224 एंड HCF इज 16, so HCF is 16. Let us say the numbers are 16x and 16y. ठीक है, इन दोनों का सम करके आ रहा है 224. तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज 14, डिवाइड करके आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखनी पड़ती है, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, राइट. अब पेयर्स कैसे निकालेंगे, देखो, x हम 1 रख सकते हैं, y 13 रख सकते हैं. ठीक है, सही है. x 2 और y 12. तो ये जो हमारा है ना, ये होना चाहिए x एंड y आर को प्राइम्स. को प्राइम्स मीन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. अब देखते हैं, अगर हम 2 और 12 रखते हैं तो ये क्यों सेटिस्फाई नहीं करेगा. अगर हम x2 और y12 लेते हैं, और वी कैन टेक इन एनी ऑर्डर, इट ऑर्डर डज नॉट मैटर, हमारे नंबर्स क्या बन जाएंगे, 32 और 12 इंटू 16 इज 192. इसका HCF निकालो आप, इसका HCF आ जाएगा 32 में दिया, HCF इज 16. तो ये क्राइटेरिया होता है, पहले ये निकाल दो, x प्लस वाई 14 एंड x एंड y शुड बी को प्राइम्स, दे शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर. सो 3 और 11 ले सकते हैं. 4 और 10 अगेन हम नहीं ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि 4 और 10 अगर हम ले लेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 64 और 10 लेने पे बन जाएगा 160. अगेन इसका HCF 32 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. 5 9 ले सकते हैं. ठीक है, 6 और 8 नहीं ले सकते अगेन, क्योंकि कॉमन फैक्टर आ जाएगा. 7 7 भी नहीं ले सकते क्योंकि कॉमन फैक्टर आ जाएगा. ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि एलसीएम ऑफ द नंबर्स निकालना है विद द पेयर विद द स्मॉलेस्ट डिफरेंस. अब देखो, इस पेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ठीक है, ये हमारे एक्स और वाई है, तो एक्चुअल नंबर 16 टाइम्स ऑफ दिस है. तो अगर एक्स, इनमें डिफरेंस ज्यादा है, इनमें डिफरेंस थोड़ा कम है, इसमें लीस्ट डिफरेंस है, तो ये हमारा पेयर है, पेयर विद लीस्ट डिफरेंस. ये हमारा पेयर बन गया. अब हमसे क्या पूछा है, इसमें एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स पूछा है. ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स हो गए 5 इंटू 16. बस नंबर्स तो हमारे 16x एंड 16y है ना, 80 और 144 हमारे नंबर्स आ जाएंगे. इनका एलसीएम निकालना है. ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, आप 16 से डिवाइड कर दोगे, 5 एंड 9, 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 9 720 हमारा आंसर आएगा, विच इज नॉट एनी ऑफ द गिवन ऑप्शन, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से. तो इसमें को प्राइम्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, लाइक whenever you are given the sum of numbers and their HCF, ensure that they do not have any other common factor. ठीक है, in a 500-meter race, Atul covers the distance in 46 seconds and Bikram in 57.5 seconds. In this race, Atul beats Bikram by how much distance? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, लोग देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस 46 सेकंड में दिख रहा है, स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे, isn't it? Because you will try to find 500 meter by 46, 500 meter by 57.5, but that is useless. All these questions are ratio based questions. तो अगर A ratio B है, अगर हमें टाइम दिया, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो अगर T1 रेशियो T2 इनके टाइम का रेशियो है, तो दैट मीन्स स्पीड विल बी इन द रेशियो T2 by T1. तो अगर हमें A एंड B का जो टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो कितना है, 46 एंड 57.5.
तो इनकी जो स्पीड का रेशियो है ना वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब इसको ले लेंगे 57.5 बाय 40। यहाँ पे थोड़े नंबर्स ऐसे हैं कि अगर आप थोड़ा ध्यान दो 460 बाय 575, 5 से डिवाइड कर लोगे 92 आएगा और ये आएगा 115, 23 से डिवाइड हो जाएंगे बाय 5 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो टाइम टेकन इज 4/5 एंड speed is 5/4, time taken is 4/5. Now the question says, in this race, Atul beats Vikram by how much distance? तो इनकी स्पीड 5/4 है। तो अगर अतुल रेस कंप्लीट करेगा, ठीक है, अतुल भाग रहा है, अतुल 500 कवर कर लेगा सेम टाइम में, विक्रम कहाँ पहुंचा रहेगा, विक्रम विल बी एट 400 ओनली बिकॉज देयर स्पीड्स आर 5/4। ठीक है, तो अगर सेम टाइम के लिए भाग रहे हैं तो ए 500 कवर करेगा, बी 400 ही कवर कर पाएगा डिस्टेंस। तो डिफरेंस कितना हो गया, 100 मीटर्स। तो ए विल बीट बी बाय 100 मीटर्स इन दिस। तो इसमें आपको स्पीड निकालने की जरूरत नहीं थी, कि बस उसका रेशियो देखना था। टाइम का रेशियो 4/5 है, स्पीड का रेशियो 5/4 हो जाएगा। तो 500 मीटर्स कवर करेगा। इन दैट टिल दैट मोमेंट द सेकंड पर्सन हैज कवर्ड ओनली 400 मीटर्स। उसमें क्या हो जाएगा कि ये आ जाएगा। अगर इसको आप स्पीड निकाल के करते तो आप ए की स्पीड निकालते, आप निकालते कि ए की स्पीड कितनी है 500/46। ऐसे भी हो जाता है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ कि अगर वैसे करना चाहिए तो ए की स्पीड आ जाती है, लेट अस से विल कॉल इट एक्स, अगर फॉर द टाइम बिंग यू विल कीप इट एक्स ओनली। ठीक है, अब इसको टाइम कितना लगेगा ये निकल जाता। ठीक है, सो टाइम टेकन इज टी सेकेंड्स। तो बी की स्पीड कितनी है 500/57.5 इसकी स्पीड है, इंटू टी इसका डिस्टेंस कवर्ड होगा। ठीक है, स्पीड है और ये टाइम है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाता, टाइम टी इज 500/46। ठीक है, तो ये टी होता, और फिर यहाँ पे आप वैल्यू रखते, तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन आ जाता। जैसे बी का टाइम टेकन ये हो जाता, बी की स्पीड इतनी हो जाती, सॉरी ये इसकी स्पीड है, टाइम नहीं है, ये स्पीड है। ठीक है, दिस विल गिव यू द स्पीड ऑफ ए, दिस इज द स्पीड ऑफ बी, राइट। So, like speed is this, time taken will be, so this is the speed of B, and distance is speed into time. So 500/57.5 to 46, so ये आपका distance निकल जाता है, कितना distance cover कर रहा है। ठीक है, ये आपका distance निकाल रहा है क्योंकि ये speed इतनी है और time 46 है। Why are we taking 46? Because at 46 seconds A has completed the race. तो इसमें आपका आंसर आता 400, पर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है एंड इंटिमिडेटिंग, बिकॉज you would be seeing numbers and you will be calculating speed। तो स्पीड नहीं निकालनी थी, बस ये देखना था कि स्पीड टाइम 4/5 है तो स्पीड 5/4 होगी। 500 कवर कर रहा है तो सेकंड पर्सन हैज कवर्ड ओनली 400। Okay, so remainder based question, easy question. It says that we need to find the remainder when so and so number is divided by 18। ठीक है, अच्छा फैक्टोरियल देखते हैं। 1 factorial is 1, तो 18 से डिवाइड नहीं होता है। 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24, 5 factorial is 120, 6 factorial is 720। ठीक है, अब आगे रुक जाते हैं क्योंकि ये 18 से डिवाइड हो जाता है। कैसे हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल में कितना आ गया, 3 आ गया और 6 आ गया। ठीक है, बाकी नंबर छोड़ दो, 3 और 6 आ गए। अब 6 फैक्टोरियल के बाद कोई भी आप ले लोगे, 7 ले लोगे, 8 ले लोगे, 9 ले लोगे, उसमें 3 और 6 तो ऑलरेडी है, तो इसके बाद के नंबर्स इररेलेवेंट हो गए, because all other numbers will be divisible by 18। ठीक है, चाहे 102 है, 205 है, डज नॉट मैटर। हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है और डिवाइड बाय 18 कर लेना है। Odd 18 means remainder when divided by 18। तो ऐड कर लो 144, 150, 153, 153 by 18, 18 into 9 कितना, 18 8 is 144, 18 into 8 is 144 plus 9 is the answer is यहाँ पे
आंसर 9 आ जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जितना बड़ा फैक्टोरियल होता रहेगा 18 से सारे नंबर डिविजिबल हो। So we just need to find for the first few factorials till the numbers are not divisible by 18. ठीक है। A and B invested their amounts in the ratio 2:3. B and C invested in 2:3, and C and D invested in 3:4. If the profit at the end of the year is given to us, we need to find the value of D's share. 4 people. A ratio B 2:3. B and C again 2:3. And C and D in the ratio 3:4. तो एक काम कर लेते हैं, बी सी और डी को 2:3:4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दैट इज गिवन टू अस एंड ए रेशियो बी इज 2:3। इसको हम कॉमन रेशियो लेते हैं 2 and 3, द एलसीएम इज 6, दैट विल बी 4:6, and basically we need to multiply this by 2 to make it 4 and 6, and we need to multiply this by 3 to make it 6, 6, 9 and 12. That it becomes. Now we need to find the total profit is 1085. We need to find D's share rate. So D share is 12 parts, 21, 21 plus 10, 31, 31 into 1085. ठीक है, लास्ट में 2 0 लगा लो। अब एक कैलकुलेशन हैक बता रहा हूँ यहाँ पे कि इंस्टेंटली कैसे सॉल्व। ठीक है, ये 31 की टेबल नहीं आती लाइक दिस, मैनी पीपल विल नॉट टेल यू, दे विल से कि इसको डिवाइड करते हैं, ऐसे ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एक चीज देखो कि टिपिकली आंसर्स आपके राउंड ऑफ नंबर्स हैं, सारी वैल्यूज देख लो 50,000 48,000 सारे नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब राउंड ऑफ नंबर्स हैं, तो आइडियली ये डेसिमल में नहीं जा रहा होगा। ठीक है, सेकेंड चीज देखो कि अगर 31 से मुझे 1085 करना है, तो पहले टेंस और यूनिट्स डिजिट को देखते हैं। टेंस डिजिट क्या हो सकता है, 31 इंटू 3 इज 93, ये हमारा 108 है, उससे पहले 93 बनेगा। 30 इंटू 4 इज 124, सो एक्सीड हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो पहला डिजिट हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, और यूनिट्स डिजिट देखते हैं, यहाँ पे यूनिट्स डिजिट 1 है इंटू सम डिजिट, लेट अस से x एज द यूनिट्स डिजिट, लास्ट डिजिट हमारा क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे यूनिट्स डिजिट 5 होना चाहिए, 1 इंटू 5 बिकम्स 5। ठीक है, यूनिट्स डिजिट हमारा 5 हो जाएगा, 35। तो ये अगर ऐसे ही इस तरह की टेक्निक्स अगर आपको आती है, तो आप काफी फास्ट सॉल्व कर सकते हो कंपेयर टू, जैसे मैंने कहा ना कि वो जो ये वाला पार्ट होता है ना, इससे कैलकुलेशन हैक्स, वो डिफरेंस क्रिएट, अगर वो आपको नहीं आते हैं, तो कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है आप कर लोगे, आप मे बी आप 12 क्वेश्चंस कर लोगे, क्वांट में 13 कर लोगे, लेकिन जो अगर ट्रिक्स इस तरह की चीजें आती हैं, ये थोड़ा लॉजिकल वे में फास्ट कैलकुलेशन हैक्स आते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन आउट परफॉर्म अदर्स। Right, so 35 times हो गया, 35 into 12 is 420 with 2 zeros, आंसर is 42,000। ठीक है, तो ये हमारा, ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फीडबैक बी अरेंज्ड सच दैट ए ऑलवेज अकर्स बिटवीन द टू। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा आपको, तो एक सिंपल वे में समझते हैं कि ए को कहाँ लाना है, ई के बीच में लाना है, दो ई है और उनके बीच में ए लाना है। पहले इनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, इनको अलग कर लेते हैं। अब देखो, या तो ऐसे आएगा ई ई ए, या फिर ई ए ई आएगा। ठीक है, और तीसरा सिनेरियो क्या है कि हमारे पास ए ई ई आएगा। तीन पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, इजंट इट, तीनों में से एक सिनेरियो होगा। तो हमारे पास फेवरेबल कितने सिनेरियो, एक सिनेरियो है, तो मतलब 1/3 हमारे पास फेवरेबल सिनेरियो है। तो जितने भी टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगे उसमें से 1/3 फेवरेबल होंगे, क्योंकि या तो ई ई ए आएगा, या ई ए ई आएगा, या ए ई आएगा, फॉरगेट अदर लेटर्स। ठीक है, अदर लेटर्स की हमें सोचना ही नहीं है, तो इन तीनों में से एक हमारे पास फेवरेबल होगा। ठीक है, अच्छा टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर, 8 लेटर्स आ रहे हैं,
8 factorial upon anything repeating, e is repeating 2 times, 2 factorial. 8 factorial होता है 40,320 divided by 2 is 2016. ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट. अभी हमने क्या कहा कि 1/3 हमारे फेवरेबल आउटकम. क्यों है 1/3 फेवरेबल? बिकॉज या तो ई ई ई आएगा, या ई ए ई आएगा, या ए ई ई आएगा. तो देयर इज वन विच विल बी इन आवर फेवर. So we will get that the number of outcomes is divided by 3 will be 6720. ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और इसी लेटर को लेके, यही कॉम्बिनेशन को लेके मैं एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ. ठीक है, लेट्स से द क्वेश्चन इज that in how many ways can we arrange this such that B comes before K. ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ कि B comes before K. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो, फेवरेबल क्या होगा? या तो B K आएगा या K B आएगा. isn't it? Half of the cases B will come before K and other letters also exist in between. ठीक है, the letters आगे पीछे कोई भी letters होते हैं, या फिर K B से पहले आएगा. ठीक है, तो हमारे फेवरेबल केसेस क्या है? 1/2. So half of the total arrangements, that is 20160, that will be equal to 10080. ठीक है, ये समझ में आया? एक और सिनेरियो ले लेते हैं. अगर मैं ऐसा कहूं कि C पहले आना चाहिए D से, D पहले आना चाहिए F से. ठीक है, अगर मैं एक सिनेरियो दे रहा हूं कि C comes before D और D before F. ठीक है, तो एक ऐसा सिनेरियो दिया है कि C should come before D and D should come before F. अब देखो, इन तीनों एलिमेंट्स को ले लो, C D F. तो एक सिनेरियो क्या बनेगा? C D F बनेगा. ठीक है, एक बनेगा C F D, then D C F, D F C, and we will have F C D, and we will have F D C. 6 सिनेरियो बनेंगे. फेवरेबल कौन सा सिनेरियो है? C बिफोर D, D बिफोर F. एक ही फेवरेबल सिनेरियो, तो 1/6 फेवरेबल हो गया. टोटल आउटकम्स कितने? 20160 divided by 6, that will be 33 is 198. तो हमने हर तरह के ऐसे वेरिएशंस देख लिए कि कभी कोई सिनेरियो दिया रहता है तो यू जस्ट नीड टू फाइंड कि उसके कितने चांसेस एंड मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यू विल गेट द आंसर इंस्टेंट. The average salary of the entire staff in an office is 32,000 per month. The average salary of officers is 68,000 and that of non-officers is 20,000. If the number of officers is 5, find the number of non-officers in the office. अगर आप इसे इक्वेशन बना के सॉल्व करो, दैट इज द फूलिश थिंग. ठीक है, तो अगर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट है एलिगेशन का, नॉट ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, आप कर सकते हो वैसे भी. आप ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स एन मान लो, कि फिर आप करोगे ऑफिसर्स लाइक, एक तो चीज पहले आप थाउजेंड्स को रिमूव करना. अगर सारी वैल्यूज में थाउजेंड्स दिया, इग्नोर द थाउजेंड्स, राइट? तो व्हाट आर वी गिवन दैट? तो अगर इसको आप नॉर्मल वे में सॉल्व करते हो तो वैसे करते हो, नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स आपने एन ले लिए, तो नॉन ऑफिसर्स की सैलरी 20n हो जाएगी टोटल, प्लस लाइक 68 एंड ऑफिसर्स इज 5, so 68 into 5, तो टोटल इज इक्वल टू 32 into n प्लस. ऐसे आप n की वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है, a better way to do is, one is there is one method, second method you try to solve it, you will get the answer. Second method is एलिगेशन मेथड. एलिगेशन से क्या करना है? दो तरह के लोग हैं, ऑफिसर, नॉन ऑफिसर, और ये है ऑल एम्प्लॉइज. ऑफिसर्स की सैलरी कितनी दी है? ऑफिसर्स की 68 दी है, नॉन ऑफिसर्स की सैलरी 5 दी है, तो ओवरऑल हमारी सैलरी कितनी दी है? 32. लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन, 12 and this 36, तो 1:3 में आ गए. 1:3 में आ गए. ऑफिसर्स इज 5, तो नॉन ऑफिसर्स आर गोइंग टू बी
मच सिंपलर वे टू सॉल्व क्वेश्चंस। एलिगेशन कब लगता है? जब दो तरह की चीजें हों, ठीक है। इट इज नॉट ओनली अबाउट मिक्सिंग राइस एंड सेलिंग, नहीं। अगर कोई भी दो चीजें मिक्स हो रही हैं, अगर दो टाइप के एम्प्लॉयज दिए हैं जिनकी सैलरी दी है और ओवरऑल सैलरी दी है, ठीक है, टेम्परेचर दिया है, लाइक एक वाटर है दूसरा वाटर है, कंबाइन करके एक परसेंटेज बन रहा है या टेम्परेचर बन रहा है, so all those questions can be solved using alligation. So 5:15, that is 1:3. Okay, so this was today's session, and I hope you loved solving the questions. We provide daily targets for Snap on our WhatsApp community. You can join that. The link is given in the description of this video. और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस पे मैसेज कर सकते हो, राइट? सो कैन जस्ट टेल दैट ऐड टू व्हाट्सएप कम्युनिटी, वी विल ऐड टू दैट कम्युनिटी, और जहाँ पे आप डेली टारगेट सॉल्व कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। काफी बच्चे हैं जो रोज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यू कैन डिस्कस अवर मॉक क्वेश्चंस एंड अदर्स। And if you're looking for mocks for Snap based on the latest pattern, you can check our mocks. Our mocks are taken by thousands of students, and like most trusted mocks for Snap. और अगर आप कैट 2026 कैट एंड अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन अभी से करना चाहते हो, राइट, या किसी को जानते हो जो अभी से प्रिपरेशन कर रहा है, डोंट फॉरगेट टू रिकमेंड अवर कोर्स। आवर कंटेंट इज अनमैच्ड। हम काफी प्रूवन टेक्निक्स है एग्जाम, लाइक वी टीच द कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज cover these exam specific techniques that help you solve questions fast. So we have a recorded course. We do not want to wait फॉर यू टू कवर द क्लासेस, क्योंकि लाइव क्लास में आपको वेट करना पड़ता है कि अब कवर होगा अब कवर होगा, तो सारे कॉन्सेप्ट उसमें पहले से कवर्ड है, राइट? सो वी विल हैव इन दिस, वी हैव प्रैक्टिस शीट्स फॉर ऑल टॉपिक्स, एंड वी विल हैव वीकली टेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम जैन। सो जनवरी से आपके वीकली टेस्ट होंगे, तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट किया फिर आपका मोमेंटम ब्रेक हो गया। तो वी विल इंश्योर दैट एवरी वीक यू विल हैव टेस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस, क्वांट, DILR, and verbal ability. And in this, you will also get our English grammar practice course, GK preparation for all exams. So all these will be covered in this course. And in this, we will have doubt resolution classes, which will be live. ठीक है, तो जो concepts हैं वो सब आपके recorded रहेंगे, and doubt sessions will be live, so that you study the topics and then you realize कि अच्छा इसमें doubt आ रहा है, you can always reach out to us. We will be discussing the doubts, and if you are starting early, that is a good benefit for you, and it is at a quite reasonable price compared to others. You can also enroll in section wise modules. The links are given in the description of the videos. You can check our website for this course, and can make your decision. I hope if you are happy with our teaching methodology, our content, definitely you will recommend this to this juniors, right? अगर आप सपोज आप तो इस साल एग्जाम दे रहे हो, राइट, आपके एग्जाम निकल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जो अपकमिंग जूनियर्स जो कई बार पूछते हैं कि कौन से जगह एनरोल करना चाहिए, यू कैन रिकमेंड अस कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट वी हैव। काफी एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट मिलता है, राइट? सो नॉट ओनली फॉर कैट बट ऑल्सो फॉर ऑल MBA एग्जाम्स। Okay, so there are a couple of questions for you to answer in the comments of this video. एक heights and distances पे है, एक time and work पे, easy question है दोनों, please do answer in the comments of this video. और heights and distances एक important topic है, okay, उसको cover कर लेना, उसकी हमारे पास YouTube पे वीडियो भी मिल जाएगी, do watch that. So this was part 8, right? So 4 more parts to come. तो ये 12 पार्ट की सीरीज में आपने 300 क्वेश्चंस कवर कर लिए, और आपने मेथड सीख ली कि कैसे अप्रोच करना है, प्लस हमारे डेली टारगेट्स और मॉक्स अगर आप दे दोगे, तो यू विल गेट अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर स्नैप, एंड वी होप दैट you will be able to do well on the day of the examination. So thank you for watching this video. Have a great day ahead. Goodbye.